सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड ये है पार्ट 2 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9th साइंस नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन का पार्ट सेकेंड। ठीक है, जहाँ पर हम थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टॉपिक पे। तो वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure। ये हर जगह कॉमन था, आपने देखा, लिख देना at its boiling point। वहाँ था melting point में, यहाँ था boiling point में। सेम चीज़ कि टेम्परेचर तो जो है बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। वो तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, अभी आपको वही सेम एग्जाम्पल देके बता। अब यहाँ पर क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आपने देखा सेम है। ये भी वाटर है, ठीक है, और ये स्टीम है, ठीक है। क्या करते हैं, जब वाटर को आप बॉईल करना शुरू करते हो तो वो धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन कर लेता है। फिर वो वाटर धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। आपको दिख भी रहा है अपनी आंखों से कि अच्छा वाटर तो स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है, पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट हमको दिखा क्यों नहीं रहा है टेम्परेचर पे? ठीक है, तो उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो वही सेम डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, सेम चीज़ है जैसे पहले वाले डेफिनेशन में थी। डेट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी लिक्विड कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? ओके, अब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि आप क्या करोगे, इसमें ये सीखोगे, ये ज़ीरो नहीं है, ये है डिग्री। आप सीखोगे कि कोई भी चीज़ अगर आपको सेल्सियस, एंड इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, कोई भी चीज़ अगर सेल्सियस में दी हो तो केल्विन में कैसे करते हैं। एंड ये सिर्फ इस क्लास की बात नहीं है, ये आता है मोस्टली हर क्लास में। आप अगर साइंस स्ट्रीम भी चुनोगे 11th में तो उसमें भी है ये, ठीक है, फिजिक्स में, कि कैसे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस में अगर कोई चीज़ होती है, याद रखना सेल्सियस में, तो हम हमेशा केल्विन में करने के लिए उसको ऐड करते हैं। ओके, क्या करते हैं? ऐड, ठीक है। हम लोग बच्चे ये भूल जाते हैं, ये तो याद रहता है अच्छा 273 ऐड करना है, ठीक है, पर मतलब 273 करना है, पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो नहीं याद रहता। तो ऐड करना है, और जिसको ये याद रहता है ऐड करना, वो ये भूल जाता है क्या ऐड करना है। तो 273 जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दोगे तो वो जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे 373 आया, तो अब वो आपका केल्विन है, ठीक है। और अगर केल्विन से सेल्सियस में करना हो तो सेम यही नंबर माइनस कर दो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस करना। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, अब देखो हमने सॉलिड से लिक्विड कर दिया, ठीक है, रुको इस वाले पे चलते हैं। हाँ, हमने अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? सॉलिड से लिक्विड, और मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिक्विड से गैस। ये थोड़ा उधर ले चली गई लाइन, ठीक है, लिक्विड से गैस। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड गैस। ये देखेंगे, देखो सॉलिड से गैस बनाना या गैस से सॉलिड बनाना, ये ध्यान से यहाँ देखो, ध्यान से देखो, सेम प्रोसेस है। सब्लिमेशन सेम प्रोसेस, बट अब ये सब्लिमेशन होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, मतलब ये जो बीच का ये तमाशा है ना लिक्विड, इसको करने का ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाओ, फिर लिक्विड से गैस, ये करना ही नहीं, लिक्विड वाला नहीं करना, सीधा सॉलिड से डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जब बनता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली, इमीडिएटली, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये देख रहे हो कैसे सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड है, नाफ्थलीन है, ठीक है, ये कैसे धीरे धीरे, एग्जाम्पल आप दे सकते हो नाफ्थलीन का, ओके, एम्फर का। द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस, अब जैसे यहाँ पर आप अपनी बुक की फोटो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है, पक्का नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एम्फर दिख रहा है। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऊपर आपने ये जो है ना, ये फनल है, इसको जस्ट आपने उल्टा करके लगा दिया। नीचे चाइना डिश रख ली, चाइना डिश में आपने अपना जो एम्फर है उसको रख लिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आपको बनते हुए दिख जाएंगे, अभी यहाँ नहीं दिखेंगे, जब आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें दिखेंगे। इन्वर्टेड फनल आपने रखा, कॉटन प्लग लगाया ताकि वो निकल ना पाए। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, ये जो सॉलिड है ये धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, और गैस वेपर्स आपको दिखेंगे। फिर ये जो गैस है थोड़ी देर बाद ठंडे होने के बाद आपको यहाँ पर बीकर में सॉलिड में, जो मतलब सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, तो इस एक्टिविटी में आपको सब दिख रहा है। सब्लिमेशन पूछा जाए ये पक्का बना देना, ओके।
अब आते हैं डिपोजिशन क्या होता है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग। अच्छा, गैस से जब वापस लिक्विड में गैस से जब वापस सॉलिड में जाते हैं बिना लिक्विड में चेंज किए। हालांकि यहाँ पर सब्लिमेशन लिखा है, सेम प्रोसेस, बट आपकी बुक में ये भी डेफिनेशन है डिपोजिशन की, ठीक है। डिपॉजिट हो जाना, अभी आप देख रहे थे कि जो फनल था, इन्वर्टेड ऐसे कुछ फनल था, उसमें वेपर्स दिख रहे थे गैस के, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद क्या होगा, वही यहाँ पे जम जा रहे थे, डिपॉजिट हो जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे? डिपॉजिट। तो गैस क्या हो रहा था? सॉलिड में चेंज हो जा रहा था, ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्टली गैस सॉलिड में चेंज हो जा रहा था, उसी को डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। गैस सॉलिड, यहाँ पर आप ऑब्लिक करके डिपोजिशन लिख लेना, ठीक है, ओके। अब सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन आप जानते हो, जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो किस रास्ते जा रहे हो? सॉलिड की तरफ, तो सॉलिडिफिकेशन। और आपको पता है जब गैस स्टीम बन जाती है तो वो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो वापस लिक्विड बन जाते हैं, कैसे? कंडेंसेशन के प्रोसेस से, ओके। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो आपने ऊपर देखा। अब प्रेशर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर कम ज्यादा, देखो यहाँ पर भी टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, मतलब सेम चीज है, ठीक है। द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जो है पार्टिकल्स का जो मैटर में पार्टिकल्स है उनका स्पेस डिक्रीज इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ओके। ये चीज आपने देखी। अच्छा, ये जो लिखा है यहाँ पर डिक्रीज, आपको कुछ याद आया पार्ट 1 से? मैंने जब बोला था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हमने बोला था जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो क्या होता है कि जो आपस में दूसरे को ध्यान देना, मतलब दूसरे में फोर्स लगाना, वो क्या करता है? वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरे पे फोर्स लगाना रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। आप फ्रीली मूव करने लगते हो, ठीक है, क्योंकि आपको टेंशन होती है, अब आपको टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, आप फ्रीली मूव करने लगे हो, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। तो ऐसे जो है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, आप पार्ट 1 जरूर देखना, जरूर से देखना, ठीक है। हर एक चीज समझ आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्या है लेटेंट, एवरीथिंग, ओके। इवेपोरेशन ये है जाना, यहां से वो चीजें शुरू होती है जो आपने पहले से पढ़ रखी। इवेपोरेशन ऊपर वाली भी पढ़ रखी थी, ठीक है, बट उसमें कुछ टर्म्स नए थे, वो बता दिए बहुत आसान से। Evaporation, the phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. अच्छा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उससे बिलो जो है किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड जो है वेपर्स पे चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये आप देख रहे हो, ओशन इवेपोरेशन की वजह से जो है इसको हीट मिल रही है, इसका टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज, तो उसकी वजह से इवेपोरेट हो रहा है। अब क्या क्या फैक्टर्स इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे हम। अच्छा, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना ही है, ये पूछा ही जाता है। व्हाट आर द, जितना ऊपर ऊपर में क्या था, कुछ तो नहीं था, सारी समझने वाली चीजें थी, सारी, वो बस आपको समझना है। ऊपर वाली जितनी भी चीजें थी, लेटेंट क्या होता है, बाकी सब डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन आप एक एक लाइन की याद कर लोगे, ठीक है। एक्टिविटी आप, ये जो है ये डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, यही सब चीजें इसमें लिखनी ही है, ठीक है। इवेपोरेशन आपको पता है, ये सब भी आपको पता है, इसको ये सब एग्जाम्पल के साथ डायरेक्ट रगड़ना है, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देना, ठीक है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। देखो, जितना ज्यादा पानी, जैसे ओशंस में जितना ज्यादा पानी होता है, इवेपोरेशन बहुत अच्छे से हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। पॉन्ड में वेरी करता है कि नहीं, पॉन्ड में इवेपोरेशन होना, ग्लास में पानी रख दो उसमें इवेपोरेशन होना, और ओशन में इवेपोरेशन होना अलग है कि नहीं है। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इस सरफेस, जब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, ओके। एग्जाम्पल, पुटिंग क्लोथ्स ड्राइंग अप, जब आप कपड़े जो है डालते हो सुखाने के लिए, तो सेम वैसे ही फैला के डालते हो ना अच्छे से, क्यों? ताकि अच्छे से वाटर जो है इवेपोरेट हो सके, बस, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये तो जस्ट मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि, ठीक है, आपको लर्न करने में, बाकी आप बुक से रीड कर लेना, ओके, ठीक है, अगर आप वो चाहो तो पूरा लिखना चाहो तो। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, जब मैंने बताया था जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वेपर स्टेट में जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर कोई चीज़ लिक्विड में है तो वो अपने आप ही वेपर में चेंज होगी, और इसी को तो इवेपोरेशन कहते हैं। टेम्परेचर वाला तो आपने इतनी बार देख लिया, ये तो भूलना मत, ये तो लिख के ही आना, और सरफेस एरिया वाला भी बता दिया। अब नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये कैसे होता है, ह्यूमिडिटी होती क्या है पहले ये जान लो।
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर नहीं वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो भी थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट, जब थोड़ा बहुत चिपचिपा सा जब होती है ना, चिपचिपाहट वाली गर्मी, तो कैसी होती है, गर्मी भी होती है और साथ में ऐसे चिप 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 लगता है, क्यों, क्योंकि थोड़े से वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो हवा है ना, एक सीमा होती है, ठीक है, बस उतना ही वाटर वेपर वो अपने आसपास होल्ड कर सकती है एक गिवन टेम्परेचर पे। अच्छा, इतने टेम्परेचर पे देखो तुम इतना ही वाटर वेपर होल्ड कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अगर समझ लो हाई हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने बाद ये रूल तोड़ा, ठीक है, कि जो है एक गिवन टेम्परेचर पे उसको बोला गया कि आप इतना ही वाटर वेपर होल्ड कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं, पर अगर उसने हाई होल्ड किया तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपके ये हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बीच में आपको इतनी इजाज़त है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की, बस क्या, बस इतने ही, ये 2 के ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अभी देखो टेम्परेचर इतना है, इतने ही रख सकते हो बस। पर उसने ज़बरदस्ती और वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स ले आए, ठीक है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो बताओ पानी वेपोरेट होगा तो होगा कैसे, खुद ही दिमाग लगाओ, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे कुछ और लिखा है, याद रखना, यहाँ पे ये लाइन कुछ और लिखी है, यहाँ लिखा है कि अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन कम होगा, यहाँ क्या लिखा है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन हाई होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज करके लिख देना, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर इज डिक्रीज या इज लो, ठीक है, हाँ इज लो ही होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ आ रहा होगा तो ये लाइन भी समझ आ जा रही होगी, ठीक है। ये और ये चीज़ अलग है, अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई, अगर उसने बात मान ली, उसने ये 2 वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही वाटर की जगह उसने एक ही रखा, ठीक है, आपके पास जगह है, वाटर वेपर अच्छे से इवेपोरेट हो जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये हवा बहुत चल रही है, फोटो पूरी ढक गई है पर कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, ठीक है, कि बहुत तेज हवा चल रही है। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, ठीक है। जब हवा चलेगी तो जो वाटर के वेपर्स होंगे वो भी हवा के साथ जो है मूव करेंगे, हवा जिस तरफ चलेगी उस तरफ वाटर वेपर भी जाएंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इससे क्या होगा, इससे हमारा तो फायदा हुआ, ठीक है। अब क्या है, जैसे समझाने के लिए यहाँ पे आते हैं कि ये है गैस के मॉलिक्यूल्स। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स हवा की वजह से यहाँ से उठ के यहाँ पे सारे चले गए, हमारे पास मिल गई, हमें मिल गया क्या, सरफेस एरिया, अच्छा खासा एरिया मिला है, तो अच्छे से इवेपोरेट हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से आपको ऐसे ठंडा कैसे मिलती है, अब जैसे आप बहुत पसीने से लथपथ हो, आपने कर लिया फैन ऑन, ठीक है, जैसे जैसे वो पसीना इवेपोरेट होता जा रहा है आपके शरीर से, आपको ठंड लगती जा रही है, मतलब आपको ठंडा ठंडा फील होता जा रहा है। ये होता कैसे है, ठीक है, जब आप नेल पॉलिश लगाते हो, ठीक है, जब अगर गर्ल्स के लिए जब नेल पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, तो जो एसीटोन होता है, एसीटोन जो है नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उससे आप नेल पॉलिश रिमूव कर सकते हो। जब वो आप रिमूव करते हो तो वो आपको ठंडा लगता है, क्यों लगता है, अरे क्योंकि वो एसीटोन इवेपोरेट हो गया है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इवेपोरेट होती है तो आपको ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। जैसे पसीना इवेपोरेट हो रहा था तो ठंडा लग रहा था कि नहीं, ठीक है, अच्छा कूलिंग फील हो रहा था कि नहीं, जैसे वो एसीटोन इवेपोरेट होता है तो आपके नाखूनों को ठंडा लगता है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। During evaporation, the particles of the liquid absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle force of attraction and undergo the phase change। ये एक साइंस है जो आप देखो क्या है, समझो। इवेपोरेशन के टाइम पे जब इवेपोरेशन हो रहा है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, समझ लो हीट है, टेम्परेचर, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि टू ओवरकम द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या है कि ये है सिंपल सी चीज़ है कि जब लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड के जो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब आपको सराउंडिंग में बहुत सारी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, अरे आप वैसे समझ लो गैस पे अगर आपने लिक्विड रखा है, आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है। अब ऐसे ही इमेजिन करो आपके लिक्विड थोड़े वाटर वेपर प्रेजेंट है एंड उसको सराउंडिंग से हीट चाहिए, तो वो सराउंडिंग से हीट लेगा और क्या होगा, इंटर फोर्स ऑफ जो इंटर पार्टिकल फोर्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेंगे, ठीक है। ओवरकम इन द सेंस कि जब
टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो क्या होता था, फोर्स, सब लोग अपना फोर्स छोड़ के फ्रीली मूव करने लग जाते थे, ठीक है, और फेज चेंज में चले जाते थे, मतलब अपना धीरे धीरे वेपर्स बनाने लगते थे। तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड का, तो वो क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स इधर उधर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, उनको उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी कोई टेंशन नहीं होगी, वो वहां से चली जाएगी और वो फेज चेंज करना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, तो इवेपोरेशन हो जाएगा। बस यही सिंपल चीज लिखी है, सेम चीज लिखी हुई है, कॉपी किया गया है एकदम। द एब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। अब इसीलिए क्या होता है कि जो लिक्विड ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, लिक्विड ने वो हीट जो है एब्जॉर्ब कर ली, तो अब इससे क्या होगा, जो बाकी की सराउंडिंग है वो ठंडी होगी, कूल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। अब फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, आपने फैन ऑन किया, ठीक है, आप पसीने में एकदम से हो, अब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी पे लिक्विड है वो क्या करेगा, सेम चीज़ करेगा, जो एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। फैन है, हवा से, हवा आपके आसपास प्रेजेंट है, वहाँ से वो एनर्जी लेगा। एनर्जी लेने के बाद जो है उनके बीच में जो फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, एकदम से ओवरकम हो जाएगा, एकदम से चला ही जाएगा। उनका फिर सारा ध्यान होगा कि अरे हमको फेस चेंज करना है, ठीक है, अब हमको इवेपोरेट होना है, तो वो सब इवेपोरेट हो जाएगा और आपको कूल फील होगा, ठीक है। ऐसा ही सब चीज होता है, एसीटोन। व्हाट हैपन्स, एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू, ये उसमें बनता है, जैसे गिव रीजंस, फर्स्ट पार्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अपने हाथ पे भी अगर आप थोड़ा सा एसीटोन रखोगे, अच्छा सैनिटाइजर में बताती हूँ, सैनिटाइजर जब आप डालते हो अपने हाथ में तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, ठंडा ठंडा भी फील होने लगता है, एंड पता नहीं कहाँ चला जाता है सारा सैनिटाइजर, तो वो सैनिटाइजर इवेपोरेट हो जाता है, तभी वो ठंडा लगता है आपको, ठीक है। तो बस वही, ये जो चीज़ है ना, यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन देखो, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। या तो आपके हाथ से एनर्जी, आपके हाथ गरम गरम है, या तो आपके हाथ से एनर्जी लेगा वो, या सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। एसीटोन ये दो काम करेगा, ठीक है, ये दो काम करेगा, एंड इसी की हेल्प से क्या होगा, ओवरकम करेगा इंटर पार्टिकल फोर्स को एंड फेस चेंज कर लेगा अपना, ठीक है, लिक्विड से वेपर बन जाएगा और आपके हाथों को ठंडा लगेगा। Why should we wear the cotton clothes in summer? बहुत आसान है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपर। अब जैसे हमारे शरीर पे जो कपड़ा रहेगा, या तो वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा या तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, ठीक है। तो इसलिए जब आप पतला कपड़ा पहन रहे हो तो बहुत आसानी से वो आपकी बॉडी से एनर्जी को पास कर सकता है, ठीक है, सराउंडिंग से आपकी बॉडी में, बॉडी से सराउंडिंग में। Latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Latent heat of vaporization होगा यहाँ पे, वेपर्स के फॉर्म में जो है सारा जो हीट है वो बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से। अगर पतला कपड़ा होगा तो बहुत आसानी से एक्सचेंज हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कूल करेगा वो। कॉटन क्लोथ, कॉटन और एक गुड एब्जॉर्बर होता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट भी एब्जॉर्ब करता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द समर। अब क्या करें, आपकी बॉडी पे जो स्वेट आ रहा होगा वो कॉटन जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा और सराउंडिंग को दे देगा, सिंपल सी चीज़ है। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है कॉटन के बारे में। वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉप, एंड वो एसीटोन वाला कर लेना, ठीक है। वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड ये वाला कि आपको जब क्या है चिल्ड पानी निकालते हो फ्रिज से, बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्यों उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, ठीक है, एकदम आइस कोल्ड वाटर है, उसको बाहर रख दिया, ठीक है, तो कैसे, तो जो वाटर वेपर, हवा में भी कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना, ऐसा तो नहीं है, इस टेम्परेचर पे हवा पे कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। जब कोई कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर उसे मिलता है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ है, कोई लिक्विड है, वो पानी क्या था, लिक्विड था, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सराउंडिंग, जब वो बॉटल आपने निकाल के रखी, वो एकदम ठंडी है, लिक्विड है, वो क्या करेगी, सराउंडिंग से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, सराउंडिंग से जो वाटर वेपर्स है उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, विद द कोल्ड ग्लास, एंड लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। क्या करेगा, तो वाटर वेपर अपनी एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच वी सी एज अ ड्रॉपलेट, जो कि हमको ड्रॉपलेट्स की तरह दिखते हैं। एंड ये है लास्ट आपका डिड यू नो। मैंने बोला था कि प्लाज्मा नो, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारे आसपास प्रेजेंट भी है कि नहीं, कैसे, तो देख लो, प्लाज्मा क्या है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द आयोनाइज्ड गैस।
द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइंस बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा इनसाइड द नियॉन साइड। ये मैं पढ़ी जा रही हूँ, अच्छा मैं एक बार बता देती हूँ, क्या समझ भी आ रहा होगा। प्लाज्मा बहुत ही सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत एक्साइटेड, मतलब जो है इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, गैस से भी ज़्यादा जो है रैंडम और फ्री मोशन होता है। ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब, न्यून साइंस, अच्छा वो जो चमकता चमकता आप देखते नहीं हो, जैसे कुछ दुकानों पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे शाइन करता है, ठीक है, ये सब प्लाज्मा से बने होते हैं। तो आपको पता चल गया सराउंडिंग में कैसे प्रेजेंट है। वो जो नियॉन साइन जो बल्ब है ना, उसके अंदर नियॉन गैस है, ठीक है, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, हीलियम गैस या किसी और गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। द गैस आयोनाइज्ड गैस होती है बेसिकली, अभी आयोनाइज्ड आयन्स ये सब पढ़ोगे, ठीक है। गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ये सब गैस क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसे पास करती है, ठीक है। जौन से भी आयन्स इसके तरह प्रेजेंट होके प्लस माइनस, जब एनर्जी इनमें से पास करती है तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और चार्ज हो जाते हैं, जिससे ये ग्लो करने लगते हैं। द प्लाज्मा ग्लोज विद, और प्लाज्मा तो स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन से नेचर की गैस है, ठीक है। द सन एंड द स्टार्स ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। सन भी इसलिए, आपको पता होगा ना, सन हीलियम के जो है एटम्स है सन में, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे आगे, सन में हीलियम के एटम्स है तभी वो इतना चमकता है, तो उनके अंदर भी प्लाज्मा है, स्टार्स। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो आपको मेरे को ऐसा लगता है भैया, तो आपको यही समझ आया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है, बहुत ही चमकने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सुपर, इतना याद रखना, सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, आयोनाइज्ड गैस में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसके याद रखना, सन स्टार याद रखना नेचुरल में, एंड वैसे में याद रखना फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब्स जो हम लगाते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है। बोस आइंस्टाइन ये एस.एन. बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर निकाला था, इसलिए इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। In 1920, Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for the fifth state of matter। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी कि अच्छा होते भी है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये भी 5 बेसिक एलिमेंट हो गया, याद है पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि 5 बेसिक एलिमेंट क्लासीफाई किए गए थे, तो ये हो भी गए वैसे टोटल 5। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर प्रिडिक्ट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया BEC। इन 2001, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ USA रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग द बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, इन्होंने जो है ये डिस्कवर किया और इसका नाम रखा बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, क्योंकि वो वर्क कर रहे थे एंड इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया था, ठीक है। अब फाउंड इन्होंने किया था तो इनको नोबेल प्राइज मिला। मतलब देख लो कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा ये होता क्या देख लेते। द BC इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक गैस को ठंडा करना, बहुत ही लो डेंसिटी की गैस है, ठीक है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। मतलब जो नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मैंने आपको बताया था मास अपन वॉल्यूम, उसका 100,000 टू सुपर लो टेम्परेचर। ये देखो, यू कैन लॉग ऑन टू www.chemistry। इतना नहीं आपको रखना है, याद रखना है कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये सत्येंद्र नाथ बोस थे और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन और इन्होंने जो बोस थे उनके कैलकुलेशंस के बेस पर ये जो है डिस्कवर हुआ था। कूलिंग ऑफ गैस और बहुत ही लो डेंसिटी पे ये फॉर्म होता है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ये कुछ क्वांटिटी है, कुछ यूनिट है और कुछ सिंबल है, जो कि बहुत ज़रूरी है याद रख। कुछ लोगों तो पता ही नहीं होता, बहुत पहले केल्विन है किसका सिंबल, ठीक है, किस जो है केल्विन का सिंबल क्या है, किसका ये क्वांटिटी है, टेम्परेचर का। मीटर लेंथ का है पता है, किलोग्राम मास का है, इसका केजी होता है। वेट का न्यूटन है, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे न्यूटन। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, या फिर CU डॉट मीटर भी लिखते हो। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम पर, यानी डिवाइडेड क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का क्या था, क्यूबिक मीटर। तो ऐसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो और आपको निकालने ही पड़ेंगे आगे फॉर्मूले। प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है, PA। और प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। ओके, तो
ये वो था पार्ट 1 एंड पार्ट 1 बहुत ज़्यादा लंबा था बट पार्ट 2 छोटा था, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तभी जो है आपके कमेंट्स विजिबल होंगे मुझे नोटिफिकेशन के थ्रू। सो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और जो है अगर आपको नहीं समझ आता, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो एंड नोट्स को नोट डाउन ज़रूर करना। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।